हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है हमारे चैनल कोशिकियास में। आज मैं आप लोगों के सामने पीरियोडिक टेबल लेके आया हूँ। ये आरआरबी 2024 जनरल साइंस का यूथ पब्लिकेशन के बुक से ये मैं करवाऊँगा। और आप यकीन मानिए दोस्तों, केमिस्ट्री में जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, इसका इम्पोर्टेंस इतना है कि अगर आप पीरियोडिक टेबल कंप्लीट कर लेते हो तो आपका 40% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आप क्वेश्चन से ही देखो ना, टॉप 400 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। और ये सारा टॉप 400 जो क्वेश्चन है, ये यूनिक क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आया हुआ है, रेलवे के एग्जाम में 400 क्वेश्चन किसी एक चैप्टर से। तो आप इसका वेटेज समझ सकते हो। 40% आपका सिलेबस केमिस्ट्री का खत्म। बात करूं अगर आपका पीरियोडिक टेबल का, तो अगर आप पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो तो भी आपके लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। बस आप वीडियो में बने रहिए। इससे पहले मैंने आपको 9 चैप्टर केमिस्ट्री का ख़त्म करवा दिया है, तो अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसको भी देखिए। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 689 से 1667 तक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पीरियोडिक टेबल फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कह रहा है? द इफेक्ट ऑफ द एसिड caused by antibiotics can be neutralized by rubbing moist baking soda or dash solution which contains zinc carbonate। कह रहा है कि जब आपको कोई भी जैसे चींटी हो गया या कोई भी मान के चलिए कीड़ा हो गया, अगर वो आपको काट लेता है, ठीक है, और तो उससे क्या निकलता है? तो उससे एसिड निकलता है। उससे क्या निकलता है? एसिड निकलता है। और आप हमेशा याद रखिए, जो आंट होता है ना, उससे जो एसिड निकलता है उसको हम लोग कौन सा एसिड बोलते हैं? तो आप बोलेगा कि सर उसको हम लोग फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। जब आपको चींटी काटता है तो वो आपके बॉडी में क्या इंजेक्ट कर देता है? फॉर्मिक एसिड वो कर देता है, जिससे आपको क्या होता है? इस फॉर्मिक एसिड के आपके बॉडी में जाने से आपको वहाँ पे जलन होने लगता है, इरिटेशन होने लगता है, वहाँ पे स्किन कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को कम करने के लिए आप क्या करते हैं? तो इस चीज़ को कम करने के लिए आपको एक अल्कलाइन सोल्यूशन चाहिए। आपको क्या चाहिए? एक अल्कलाइन सोल्यूशन चाहिए जो क्या कर दे? इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइज कर दे। ठीक है, तो आप क्या करते हैं? आप बेकिंग सोडा रगड़ते हैं और कैल्मिनाइन, यहाँ पे पूछा है कौन सा सॉल्यूशन, आपको सॉल्यूशन कौन सा करना होगा? कैल्मिनाइन। और अगर पूछा जाए कि कौन सा सोडा, तो बेकिंग सोडा। समझ में आ गया? कैल्मिनाइन सॉल्यूशन रगड़ने से क्या होता है कि जो मेरा फॉर्मिक एसिड आपको काटा रहता है, जो आपको चींटी फॉर्मिक एसिड आपके बॉडी में डाल दिया रहता है, वो क्या हो जाता है? न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो पूछेगा कि कौन सा, अगर आपको चींटी काट लेता है तो आपके बॉडी में कौन सा एसिड आता है? तो आप क्या बोलोगे? फॉर्मिक एसिड। उस फॉर्मिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन सा सॉल्यूशन यूज़ करते हैं? तो आप क्या बोलोगे? कैल्मिनाइन सॉल्यूशन। पूछेगा कि कौन सा सोडा यूज़ करते हैं, तो आप क्या बोलोगे? बेकिंग सोडा। इतना बात खत्म। देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का नेचुरल सोर्स क्या है? तो देखिए, जो मेरा लैक्टिक एसिड है वो हमारा एक बैक्टीरिया क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। और कैसे प्रोड्यूस करता है? फर्मेंटेशन से। ठीक है, तो जो मेरा सॉर मिल्क है, जो मेरा खट्टा मिल्क है, वो क्या है? नेचुरल सोर्स है किसका? लैक्टिक एसिड का। तो अगर आपसे पूछे कि जो मेरा लैक्टिक एसिड है वो कौन प्रोड्यूस करता है, तो आप क्या बोलोगे? बैक्टीरिया इसको प्रोड्यूस करता है। और कैसे करता है? तो आप बोलोगे फर्मेंटेशन के थ्रू। कैसे करता है? फर्मेंटेशन के थ्रू। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज क्रैम्प इन आवर मसल्स। देखिए क्या होता है कि हमारे बॉडी में जब ऑक्सीजन का कमी हो जाता है, जब हमारे बॉडी में, हमारे मसल्स में ऑक्सीजन का कमी हो जाता है, तो हम लोगों को क्या आने लगता है? हम लोगों को मसल्स क्रैम्प्स आने लगता है। क्या आने लगता है? मसल्स क्रैम्प्स आने लगता है। ठीक है, तो वही कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज क्रैम्प इन आवर मसल। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे क्रैम्प जो हमारे पैरों में आता है उसके लिए कौन जिम्मेदार है, तो आप क्या बोलोगे? ऑक्सीजन की कमी की वजह से होता है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से क्या होता है कि हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड का क्या होने लगता है? फॉर्मेशन होने लगता है। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए 2 कार्बन मॉलिक्यूल। इसमें कौन सा ऑप्शन है जो मेरा 2 कार्बन मॉलिक्यूल है? ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। तो देखिए, जो मेरा इथेनॉल है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? C2H6O। ठीक है, तो देखिए ये कितना मॉलिक्यूल है यहाँ पे? कार्बन का 2 है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे हमसे सिंपल पूछा था कि कार्बन का क्या होता है, ग्लूकोज का क्या होता है? C6 होता है, तो ये तो होगा ही नहीं होगा। ठीक है, फिर देखिए क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड ऑफ ऑक्टेव द प्रॉपर्टी ऑफ बेरिलियम आर सिमिलर टू दोज ऑफ। देखिए न्यूलैंड ऑफ ऑक्टेव क्या था कि इन्होंने क्या किया था कि जो हमारे पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट थे, इनको इन्होंने ऐसा बोला था, इन्होंने ऐसा बोला था कि जो पहला वाला एलिमेंट होगा
उसका प्रॉपर्टी आठवें वाले से क्या होगा, सेम होगा। न्यूलैंड जो हमारे साइंटिस्ट थे उनके टाइम पे 56 एलिमेंट टोटल थे, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया। और ये कॉन्सेप्ट कहाँ से चुराए थे, तो ये चुराए थे हमारा सारे गामा पधा निशा से, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया। मतलब जो मेरा पहला एलिमेंट है उसका प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, आठवें एलिमेंट के जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो बेरिलियम से मेरा कौन सा प्रॉपर्टी सिमिलर होगा, तो देखिए बेरिलियम और मेरा मैग्नीशियम इसका क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। बेरिलियम और इसका मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर इसका बेरिलियम और मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा, तो सिमिलर हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, तो आप लोग बोलोगे Mg, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए। अब हमको यहाँ पे मैच करना है, ठीक है। तो देखिए विनेगार में क्या होता है, तो देखिए विनेगार में जो होता है हमारा, विनेगार में होता है हमारा एसिटिक एसिड। जो हमारा विनेगार होता है उसमें क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। इतना बात आपको समझ गया। जो हमारा टोमेटो होता है उसमें होता है, जो हमारा टोमेटो होता है उसमें क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। और ऑरेंज में क्या होता है, सिट्रिक एसिड। ध्यान रखिएगा, जो हमारा विनेगार होता है उसमें होता है एसिटिक एसिड, टोमेटो में होता है ऑक्जेलिक एसिड, और ऑरेंज में क्या होता है, सिट्रिक एसिड, ठीक है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए क्या कह रहा है, इन न्यूलैंड ऑफ ऑक्टेव द फर्स्ट एलिमेंट इज। देखिए आप एक चीज याद रखिए, फर्स्ट एलिमेंट सबका क्या है, तो आप बोलोगे सबका फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन ही होता है। और जो हमारा न्यूलैंड ऑफ ऑक्टेव था उसमें क्या था दोस्तों, कि उस टाइम 56 एलिमेंट का खोज हुआ था। उस टाइम पहला एलिमेंट था हाइड्रोजन और लास्ट एलिमेंट क्या था, थोरियम। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। फिर देखिए क्या कह रहा है, इन न्यूलैंड ऑक्टेव द प्रॉपर्टी ऑफ विच टू एलिमेंट वेयर फाउंड टू बी सेम। किस दो एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी था वो सेम था, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया। तो देखिए हाइड्रोजन, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए, हमारा यही तो होता है हाइड्रोजन, ठीक है, हीलियम, लिथियम, बरेलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर मेरा क्या होता है फ्लोरीन, फिर मेरा क्या होता है नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है। फिर मेरा क्या हो जाएगा अल्मुनियम, सल्फर, फॉस्फोरस, अल्मुनियम के बाद क्या है सिलिकॉन, एल्युमिनियम के बाद सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। अब देखिए हमारा क्या कह रहा है, लिथियम के बाद क्या कह रहा है, लिथियम के बाद सोडियम आना चाहिए। हमको क्या पता है कि न्यूलैंड ऑक्टेव में अगर ये जो है ये 8वां आना चाहिए, 8वां, ठीक है। तो लिथियम यहाँ पे है, यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4, देखिए नहीं होगा, ठीक है, 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे ये 8वें नंबर पे आ रहा है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आप देखिए आपको नहीं बिलीव है तो आप ये चेक कर लिए Na के बाद Mg, ये 8वां पे आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। हम क्या जानते हैं कि न्यूलैंड ऑक्टेव में इन्होंने ऐसे अरेंज किया था, इन्होंने बोला था कि जो अगर किसी का एटॉमिक नंबर 1 है तो उसके 8वां जो एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक नंबर, उसका एटॉमिक प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम होगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव वर्क वेल विथ। जो मेरा न्यूलैंड्स का जो लॉ था वो किसके साथ मतलब बहुत सही काम किया था, तो आप बोलिएगा कि जो मेरा न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव था वो मेरा लाइटर एलिमेंट के साथ बहुत अच्छा काम किया था। क्या किया था, बहुत अच्छा काम किया था। क्योंकि आप सारे लोग क्या जानते हैं कि जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव है ये कैल्शियम तक काम किया था। ये कहाँ तक काम किया था, कैल्शियम तक काम किया था, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया, ठीक है। और जो मेरा कैल्शियम होता है दोस्तों, आप बताइए जो मेरा कैल्शियम होता है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, जल्दी जल्दी सोचिए। तो आप बोलिएगा कि जो सर जो मेरा कैल्शियम होता है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो आप बोलोगे उसका 20 होता है, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। फिर क्या कह रहा है, हाउ मेनी एलिमेंट वेयर डिस्कवर्ड टिल द टाइम न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव केम इनटू एग्जिस्टेंस। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव जब आया था तो उस वक्त टोटल कितने एलिमेंट्स थे जो एग्जिस्ट कर रहे थे, तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 56 हो जाएगा। और न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव जो था वो किसके द्वारा दिया गया था, तो जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड के द्वारा गया था, कब, 1865 में, ठीक है। और इन्होंने एटम को किस टाइप से अरेंज किया था, एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग। इन्होंने किस चीज़ के आधार पर अरेंज किया था, एटॉमिक वेट के आधार पे इन्होंने अरेंज किया था। इतना बात आपको समझ में आ गया दोस्तों। फिर देखिए क्या कह रहा है, एसिड दैट गिव राइज टू मोर H+ आयन आर सेड टू बी डैश।
जिसके पास H प्लस आयन का संख्या ज़्यादा होता है, तो आप देखिए जिसके पास H प्लस आयन का संख्या ज़्यादा वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। जिसके पास H प्लस आयन का संख्या कम वो क्या हो जाएगा, मेरा वीक एसिड। ठीक है, इतना बात तो आपको समझ में आ गया है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, एसिड दैट गिव राइज टू मोर H प्लस आयन आर सेड टू बी, तो ये मेरा हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड। यहाँ पे वीक एसिड है तो ये नहीं होगा। फिर क्या कह रहा है, वाइल दोज विच गिव लेस H प्लस आयन आर सेड टू बी, जो H प्लस लेस आयन देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वीक एसिड। जो ज़्यादा देगा उसको स्ट्रॉन्ग एसिड, जो कम देगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वीक एसिड। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। ठीक है, कह रहा है अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड एजप्शन ओनली 56 एलिमेंट एग्जिस्टेड इन द नेचर। जो हमारा न्यूलैंड था उसके अकॉर्डिंग जो हमारा क्या था, देखिए क्या कह रहा है, जो मेरा न्यूलैंड था उसके अकॉर्डिंग उस वक्त 56 ही एलिमेंट क्या थे, नेचर में थे, प्रेजेंट थे। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही बात है, तभी तो इन्होंने केवल 56 एलिमेंट को क्या किया था, सजाया था। दूसरा बात में कहिए क्या कह रहा है, न्यूलैंड फाउंड दैट एवरी 8 एलिमेंट हैड प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट। सही बात है, इन्होंने क्या बोला था कि जो पहला का प्रॉपर्टी होगा वो 8 में से सेम होगा, और ये कॉन्सेप्ट क्या कौन सा था, सारे गामा पधा नीसा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहिए। देखिए कह रहा है पीरियोडिसिटी अमॉन्ग एलिमेंट इन न्यूलैंड ऑक्टेव वाज ऑब्जर्व अप टू। कह रहा है कि जो मेरा पीरियोडिसिटी था एलिमेंट का न्यूलैंड में वो कहाँ तक ऑब्जर्व किया गया था, कहाँ तक वो काम किया था प्रॉपर अच्छे से। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो मेरा न्यूलैंड के ऑक्टेव था ये कैल्शियम तक तो बहुत अच्छे से काम किया था, लेकिन उसके आगे क्या हो गया था, ये मेरा फेल हो गया था। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज एप्लीकेबल ओनली अप टू एलिमेंट। तो आप हमेशा याद रखिए जो न्यूलैंड का लॉ था वो कहाँ तक एप्लीकेबल था दोस्तों, तो आप बोलेगा कि सर जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव था वो मेरा कैल्शियम तक एप्लीकेबल था। और कैल्शियम को ही हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, Ca लिखते हैं। के से क्या हो गया, पोटेशियम, Na से क्या हो गया, सोडियम, Mg से क्या हो गया, मैग्नीशियम। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है वाई वेयर नोबल गैस नॉट इंक्लूडेड इन द न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो देखिए नोबल गैस जो था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव में इसलिए नहीं किया गया था क्योंकि उस वक्त ये एलिमेंट नोन ही नहीं थे, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि नोबल गैसेस भी कुछ होता है। ठीक है, अगर इफ द नोबल गैसेस आर इंक्लूडेड इन न्यूलैंड अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट विल नॉट विद द म्यूजिक स्केल। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, म्यूजिक स्केल के अकॉर्डिंग ये फिट नहीं करता है। और म्यूजिक स्केल आपको बताया था ना, कौन सा म्यूजिक स्केल, सारे गा मा प ध नी सा, इसके अकॉर्डिंग ये फिट नहीं बैठता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 देख रहे हैं, जो है यहीं पे आ रहा है। तो ये अगर उस वक्त नोबल गैसेस होता तो ये न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव काम ही नहीं करता। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, उस वक्त ये हमको पता ही नहीं था कि नोबल गैस भी कुछ होता है। बात कीजिए नोबल गैस के बारे में दोस्तों, तो नोबल गैस वह होता है जिसके पास फ्री वैलेंसी नहीं होता है, मतलब वो काफ़ी स्टेबल होते हैं। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। अगर आप बोलेगा नोबल गैस का एग्जाम्पल, तो जैसे हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया। ठीक है, इतना बात हो गया दोस्तों। फिर देखिए क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स एवरी डैश एलिमेंट हैड ए प्रॉपर्टी सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट। कह रहा है कि न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के अकॉर्डिंग जो मेरा एवरी एलिमेंट हैड ए प्रॉपर्टी, तो देखिए न्यूलैंड के अकॉर्डिंग जो मेरा मान के चलिए कोई एटम है हाइड्रोजन के बाद जो इनके अकॉर्डिंग जो हाइड्रोजन के बाद इसी के जैसा सेम प्रॉपर्टी वाला जो एलिमेंट होगा वो कितने नंबर पे आएगा, तो 8th नंबर पे आएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 8। सिमिलर प्रॉपर्टी मतलब इसका फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगा, केमिकल प्रॉपर्टी इसका क्या होगा, सेम होगा। फिर क्या कह रहा है, न्यूलैंड्स अरेंज द एलिमेंट इनटू द पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ। तो इन्होंने किस पे बेसिस पे किया था, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे। देखिए आप ध्यान से देखिएगा कि जो न्यूलैंड थे इन्होंने किसके आधार पे अपना पीरियोडिक टेबल बोला था, तो इन्होंने अपना सबसे पहले इन्होंने बोला कि हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के आधार पे सजाएंगे सारे गामा पाधा निसा, मतलब जो भी एलिमेंट फर्स्ट होगा उसका प्रॉपर्टी 8 में से सेम होगा। उसके बाद इन्होंने क्या बोला था कि जो मेरा पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग वे में है। इतना बात समझ में आ गया।
फिर देखिए क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव हाउ मेनी एलिमेंट आर प्रेजेंट इन बिटवीन पोटेशियम एंड कॉपर। कह रहा है कि न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के अकॉर्डिंग कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं पोटेशियम और कॉपर के बीच में, पोटेशियम और कॉपर के बीच में। तो देखिए मेरा पोटेशियम का ये सिंबल होता है, ठीक है, और कॉपर का सिंबल क्या होता है बताइए आप लोग, कि मेरा जो कॉपर होता है उसका सिंबल क्या होता है। तो कॉपर का सिंबल क्या होता है, Cu होता है, ठीक है। कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो आप बोलोगे सर कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है, ठीक है। और जो मेरा पोटेशियम होता है उसका SI उसका सिंबल क्या होता है, तो पोटेशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 19 होता है। तो बताइए इसके बीच में कितना एलिमेंट होना चाहिए, आप खुद देख के बताइए कि इसके बीच में कितना एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो अब आप इसको बताइएगा, तो आपको आपका जो राइट आंसर आपको दिखेगा वो कितना दिख रहा है यहाँ पे। ये तो मेरा एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग है। कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 29, और पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 19 होता है। इतना बात समझ में आ गया। क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव हाउ मेनी एलिमेंट आर प्रेजेंट इन बिटवीन पोटेशियम एंड कॉपर। अच्छा देखिए इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि पोटेशियम और कॉपर के बीच में, और किसके अकॉर्डिंग, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के कारण। इसका मतलब कि 8 एलिमेंट का बात हो रहा है ना, क्योंकि न्यूलैंड लॉ ऑफ क्या कहता था कि 8 एलिमेंट उसके बीच में होगा, तो 8 एलिमेंट बीच में होगा। तो देखिए कितना होगा, जैसे मान के चलिए यहाँ पे हम रख दें पोटेशियम और कॉपर को, तो एक तो पोटेशियम हो जाएगा, तो हम जब काउंट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो वही कह रहा है अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव देयर आर 7 एलिमेंट आर प्रेजेंट इन बिटवीन पोटेशियम एंड कॉपर, ठीक है। फिर देखिए क्या कह रहा है, विच 2 न्यू एलिमेंट वेयर पुट इन द सेम स्लॉट बाय न्यूलैंड। न्यूलैंड के द्वारा सेम स्लॉट में किसको किसको डाल दिया गया, तो ये हम लोग डाल दिए थे CO एंड निकल को। किसको डाल दिए थे, कोबाल्ट और निकल को सेम स्लॉट में डाल दिए थे, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया। CO and nickel are the 2 elements were put in the same slot by Newland. He poisoned them in the same column with chlorine, fluorine and bromine that possess different property compared to these 2 elements. Cobalt जो मेरा CO था, CO को बोलते हैं कोबाल्ट, Ni से बोलते हैं निकल। इन दोनों के इन्होंने क्या किया था, सेम स्लॉट में न्यूलैंड ने डाल दिया था, ठीक है। फिर देखिए क्या कह रहा है, आपको करेक्ट आंसर आइडेंटिफाई करना है। कह रहा है लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। जो मेरा लॉ ऑफ ऑक्टेव था वो बस कैल्शियम तक क्या था, वो कैल्शियम तक मतलब मेरा फॉलो हो रहा था। तो ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, आफ्टर कैल्शियम एवरी 8th एलिमेंट डिड नॉट पोजेस प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट। सही बात है, कैल्शियम के बाद जो था वो मेरा 8th जो एलिमेंट था वो क्या कर रहा था, वो उसका प्रॉपर्टी सेम नहीं हो पा रहा था। किसके बाद, कैल्शियम के बाद, ठीक है। फिर देखिए क्या कह रहा है, आपको इसमें इनकरेक्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको इसमें ढूंढना है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है न्यूलैंड अरेंज द एलिमेंट इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। सही बात है, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में इन्होंने अरेंज किया था। कह रहा है सोडियम इज द 8th एलिमेंट आफ्टर लिथियम, ठीक है। सही बात है, हाइड्रोजन और मेरा क्या हो गया Na, इन दोनों की ये 1 होता है ये 8 होता है, तो 8th एलिमेंट है। सही बात है। कह रहा है कैल्शियम इज द 8th एलिमेंट आफ्टर बेरिलियम। बेरिलियम के बाद जो मेरा बेरिलियम के बाद जो मेरा कैल्शियम है वो क्या है, कैल्शियम इज द 8th एलिमेंट आफ्टर बेरिलियम। बेरिलियम के बाद जो मेरा कैल्शियम है वो क्या है, वो मेरा 8th एलिमेंट है, ठीक है। आपको बताना है कि ये मेरा सही है या गलत है, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया। तो आप एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बेसिक बात, कि जो मेरा कैल्शियम है उसके बाद जो मेरा 8th एलिमेंट है वो क्या है, तो वो मेरा बेरिलियम ही है। वो मेरा क्या है, वो मेरा बेरिलियम ही है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर देखिए 4th क्या कह रहा है, द लॉ ऑफ ऑक्टेव वॉज ओनली अप टू मैग्नीशियम। ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि वो कहाँ तक एप्लीकेबल था, बस कैल्शियम तक। वो कहाँ तक एप्लीकेबल था, बस कैल्शियम तक। इतना बात आपको समझ में आ गया। तो आपको कोई दिक्कत, तो आप बोलेगा नहीं सर हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर देखिए क्या कह रहा है, व्हाट हैपन व्हेन कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो जब आप कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ डालते हो, तो जो क्या होता है, जो मेरा मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है वो मैग्नीज क्लोराइड में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू फाइंड द एवरी 8th एलिमेंट हैड ए प्रॉपर्टी टू सिमिलर टू दैट ऑफ एलिमेंट। वो कौन से साइंटिस्ट थे, तो वो जॉन न्यूलैंड थे, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, हाउ मेनी एलिमेंट एग्जिस्ट इन नेचर
अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, तो उस टाइम कितने एलिमेंट खोजे जा चुके थे, तो 56। कह रहा है न्यूलैंड कंपेयर्ड हिज ऑक्टेव विद, तो इन्होंने इसको किसको कंपेयर किया था, म्यूजिकल नोट से, और वो म्यूजिकल नोट्स क्या था, सारे गामा पधा निसा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, आपको करेक्ट बताना है कि कौन सा सही है। फिर देखिए क्या कह रहा है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव वर्क विथ हैवियर, नहीं, लाइटर के लिए किया था। कह रहा है न्यूलैंड ऑक्टेव द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोरीन एंड सोडियम वेर फाउंड टू बी सेम, गलत बात है, मेरा फ्लोरीन और सोडियम का प्रॉपर्टी कैसे सेम हो जाएगा, फ्लोरीन का होता है एटॉमिक नंबर 9, सोडियम का होता है 11, तो सेम कैसे हो जाएगा, ठीक है, सेम वेम कुछ नहीं है, ठीक है। फिर क्या करा, जॉन डॉल्टन एंड इंग्लिश साइंटिस्ट अरेंज द नोन एलिमेंट इन द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइजेस, ये भी मेरा गलत है। फिर क्या कह रहा है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव वर्क वेल विथ लाइटर एलिमेंट ओनली, तो ये मेरा बिल्कुल सही बात। देखिए क्या कह रहा है, इन द न्यूलैंड अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस द लास्ट एलिमेंट वाज, तो जो मेरा लास्ट एलिमेंट था न्यूलैंड के एटॉमिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल में, वो मेरा कौन सा था दोस्तों, तो आप बोलिएगा सर वो हमारा थोरियम था, वो कौन सा था, थोरियम था। और आपको मैं थोरियम के बारे में बताऊं कि जो मेरा थोरियम है वो भारत के बिहार में जादूगोरा एक जगह है, जादूगोरा के जगह, जादूगोरा में क्या है, वो भर भर के मिलता है, क्या होता है, भर भर के मिलता है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है विच एसिड इज प्रोड्यूस बाय द ह्यूमन स्टमच, तो आप लोग डायरेक्ट HCl पे टिक लगाइए, जो मेरा HCl है वो हमारे पेटों में क्या होता है, हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, एक तरह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में किस नाम से जानता है, डाइजेस्टिव फ्लूइड के नाम से इसको हम जानते हैं, और ये हमारे स्टोमच में क्या करता है, हेल्प करता है, किस चीज़ के लिए, डाइजेशन में इसको हम लोग हेल्प करते हैं। इतना बात आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है, अब देखिए यहाँ पे ये जो पूछा है कि देखिए लैक्टिक एसिड दिया हुआ है, H2SO4 दिया है, तो देखिए जो मेरा H2SO4 है इसका यूज़ किस में होता है, तो बैटरी बनाने के लिए होता है, डिटर्जेंट बनाने के लिए यूज़ होता है, इसको हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। जो मेरा CH3COOH है, ये मेरा क्या है, जब आपको चींटी वगैरह जो काटता है तो वो है, ठीक है। तो आप इस टाइप से इसको याद कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो आप बोलिएगा कि जो मेरा लैक्टिक एसिड होता है उसका फॉर्मेशन कहाँ पे हो जाता है बताइए, तो आप बोलिएगा लैक्टिक एसिड का जो फॉर्मेशन होता है वो सोर मिल्क में होता है, जो मेरा दूध होता है सोर मिल्क, उसमें क्या होता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो चुका होता है, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। फिर देखिए क्या कह रहा है, द लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज प्रपोज बाय, जो मेरा लॉ ऑफ ऑक्टेव था वो कौन दिए थे, तो आप बोलेंगे सर जो लॉ ऑफ ऑक्टेव था वो हमारे कौन से साइंटिस्ट दिए थे, तो वो दिए थे अलेक्जेंडर न्यूलैंड, ठीक है। और कब दिए थे, 1865 में, ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेंबल द 10th एलिमेंट इन न्यूलैंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, 10th एलिमेंट कौन था न्यूलैंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में, ठीक है। 10th एलिमेंट आपको ये बताना है, ठीक है। Which of the following resemble the 10th element in Newland periodic classification, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आएगा, इसका मेरा क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, ठीक है। और जो मेरा 10th एलिमेंट था क्या शो कर रहा था, सेम क्वालिटी विथ थर्ड एलिमेंट, जो मेरा तीसरा एलिमेंट था वो किससे शो कर रहा था, जो 10 से करेगा। इसका मतलब आप समझ गए, जो मेरा 10th एलिमेंट होगा उसका प्रॉपर्टी किससे सेम होगा, तो आप बोलेंगे यार तीसरे से, पहला का किससे सेम होगा, तो 8वां से, दूसरा का किससे सेम होगा, तो 9वां से, यही चीज़ था दोस्तों, ठीक है। फिर देखिए क्या कह रहा है, एलिमेंट वेयर प्लेस्ड इन द पीरियोडिक टेबल ऑफ न्यूलैंड विथ हैलोजेंस, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए जो मेरा न्यूलैंड थे वो क्या थे, एक ऑक्टेव रेल बनाए, एक ऑक्टेव रूल बनाए थे, क्या बनाए थे, एक ऑक्टेव रूल बनाए थे, और इन्होंने 2 हाइड्रोजन को एक साथ प्लेस कर दिया था, वो मेरा कौन सा था, कोबाल्ट और निकल, वो मेरा क्या था, कोबाल्ट और निकल, और इन्होंने इसको क्या कर दिया था, एक साथ पुट कर दिया था, ठीक है। फिर देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वाज द लास्ट एलिमेंट इन न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, वो मेरा कौन सा था, थोरियम, और थोरियम का भारत में भंडार मिलता है, ठीक है, जादूगोरा में, बिहार में है वो। आयरन दैट रिसेंबल कोबाल्ट एंड निकल इन प्रॉपर्टी हैज बीन कीप्ड फार अवे फ्रॉम दीज एलिमेंट विच वाज वन ऑफ इट्स शॉर्ट कमिंग्स, ठीक है। तो वो शॉर्ट कमिंग किसका था, वो शॉर्ट कमिंग जो था ऑक्टेव लॉ ऑफ न्यूलैंड का था, ठीक है। कह रहा है अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव हाउ मेनी एलिमेंट एग्जिस्ट इन एयर, कितने कितने जो हमारा न्यूलैंड थे उसके अकॉर्डिंग कितने एलिमेंट एग्जिस्ट करते थे, तो 56। कह रहा है न्यूलैंड कंसीडर दैट ओनली डैश एलिमेंट वेयर प्रेजेंट इन नेचर, न्यूलैंड के अकॉर्डिंग केवल 56
एलिमेंट्स क्या थे, प्रेजेंट थे। कह रहा है हु डिस्कवर्ड दैट द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी 8th एलिमेंट आर द सेम एज द फर्स्ट एलिमेंट। वो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था फर्स्ट का जो प्रॉपर्टी होगा वो 8 से मिलेगा, वो था हमारे न्यूलैंड। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है, साइंटिस्ट नेम न्यूलैंड, मैडलिव एंड मेयो डेवलप्ड। ये किस चीज़ से रिलेटेड थे मेरे, न्यूलैंड, मैडलिव, ये सब किस चीज़ से रिलेटेड थे। तो ये लोग क्या किए थे, नाम से ही पता चला ये लोग पीरियोडिक टेबल बताए थे। क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स रॉ ऑफ ऑक्टेव डैश विच रिसेंबल कोबाल्ट एंड निकल इन प्रॉपर्टी स्किप्ड फार अवे फ्रॉम दीज एलिमेंट। ठीक है, तो न्यूलैंड जो थे वो क्या कहते, कोबाल्ट और निकल को एक साथ रख दिए थे ताकि उनका प्रॉपर्टी क्या हो, सेम हो। और जो मेरा Fe है जिसका सेम property, while iron Fe which has the same property as cobalt and nickel kept it far away from these two elements। जो मेरा Fe है इसका भी प्रॉपर्टी कैसा होता है, कोबाल्ट और निकल के जैसा होता है, लेकिन इसको कोबाल्ट और निकल से क्या कर दिया था, दूर रख दिया गया था। तो पूछेगा पास किसको किसको रखा गया था, तो कोबाल्ट और निकल को, और दूर किसको रख दिया गया था, तो आप क्या बोलेगा, Fe को। ठीक है, कह रहा है अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव आयरन विच रिसेंबल डैश इन प्रॉपर्टी स्किप्ड फार अवे फ्रॉम दीज एलिमेंट। ठीक है, कह रहा है कि आयरन से दूर किसको रखा गया था, तो आपको सीधा सीधी जवाब आपको दिख रहा है, कोबाल्ट और निकल को। किसको, कोबाल्ट और निकल को। और अभी एटॉमिक नंबर में कोबाल्ट कितना होता है, 27, निकल का कितना होता है, 28। ठीक है, इतना बात में आपको कोई दिक्कत, आप बोलेगा नहीं सर कोई दिक्कत हमको नहीं है। ठीक है, कह रहा है इन डैश न्यूलैंड अरेंज द नोन एलिमेंट अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास and found that the property of each element are similar to the property of the first element। ठीक है, और ये कब इन्होंने किया था, तो इन्होंने ये 1864 में किया था। कब किया था, 1864 में। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक मासेस। इन दिए गए ऑप्शन में से कौन कौन सा क्लासिफिकेशन जो था वो मेरा एटॉमिक मासेस के आधार पर था। ठीक है, एटॉमिक मासेस के आधार पर था, एटॉमिक मासेस के आधार पर। देखिए मोजले तो नहीं होगा, मोजले किस पे दिया, एटॉमिक नंबर, मोजले एटॉमिक नंबर। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, डॉबिनाइरर, न्यूलैंड एंड मैंडलीव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, द रूल ऑफ ऑक्टेव वाज एप्लीकेबल टिल ओनली। तो जो मेरा रूल ऑफ ऑक्टेव था वो कहाँ तक वैलिड था, कैल्शियम तक था। कहाँ तक था, कैल्शियम तक था। फिर क्या कह रहा है, न्यूलैंड ऑक्टेव रूल अप्लाई ओनली टू, ये कहाँ तक अप्लाई होता था, तो कैल्शियम तक होता था। इसी के साथ हमारा न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए थे वो सारा आपका खत्म हो गया। अप्रॉक्स इससे कितने क्वेश्चन आए हुए थे दोस्तों, तो अप्रॉक्स 50 क्वेश्चन के आसपास आए हुए थे, वो खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे डॉबनाइनर लॉ ऑफ ट्रेड। इन्होंने न्यूलैंड के जो हमारा डॉबनाइनर लॉ ऑफ ट्रेड से इन्होंने फर्स्ट दिया था, इन्होंने फर्स्ट टाइम क्या किया था, हमारा जो पीरियोडिक टेबल है उसको बनाने का स्टार्ट किया था। उसके बाद आए थे न्यूलैंड, लेकिन इस बुक में न्यूलैंड दिया हुआ है तो न्यूलैंड पढ़े, लेकिन पहले यही आए थे डॉबनाइनर साहब। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डॉबनाइनर ट्रेड से रिलेटेड ना मैं आपको वो करवा देता हूँ, इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट दे देता हूँ जिससे ना आपका ये सारा क्वेश्चन आपको क्या हो जाएगा, बन जाएगा इजीली। ठीक है, तो आप सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो मेरा डॉबनाइनर ट्रेड था ना, ये सबसे पहले जब पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन किया जा रहा था तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पहले क्लासिफिकेशन करने का ट्राई कौन किया था, तो आप क्या बोलिएगा, डॉबनाइनर साहब किए थे। ठीक है, पहला इन्होंने क्या बोला था, फर्स्ट थ्योरी आप जानिए, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इन्होंने पहला बात ये बोला था, देखिए इन्होंने फर्स्ट बात ये बोला था कि जो मेरा सेकंड एलिमेंट, जैसे मान के चलिए फर्स्ट एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट है और थर्ड एलिमेंट, ये तीन तीन का पेयर बनाए थे। पहला बात समझ गए, ये तीन तीन का पेयर बनाए थे। और इन्होंने क्या बोला था कि जो मेरा सेकंड एलिमेंट है वो किसके सम के बराबर होगा, फर्स्ट और थर्ड के एवरेज के बराबर होगा, इसके अर्थमेटिक मीन के बराबर इसका क्या आएगा, वेट आएगा, मास आएगा इसका। ठीक है, और इसी टाइप से इन्होंने सक्सेसफुल ट्रेड्स दिए थे। अब मैं आपको बताता हूँ इन्होंने कौन कौन सा सक्सेसफुल ट्रेड दिया था, और वो ट्रिक आप याद कर लीजिएगा। आपको क्या पता चला कि जो मेरा सेकंड एलिमेंट होगा वो फर्स्ट और थर्ड के एवरेज के बराबर होगा। इतना बात आप समझ चुके हैं। अब आप ट्रिक देखिए, ट्रिक हमारा क्या है, ट्रिक हमारा है ली ना के कस बा में सीबीआई, लीना के कस्बा में सीबीआई। ये मेरा ये जो है मेरा मोस्ट सक्सेसफुल है, ये थोड़ा उसके बाद है, और ये एकदम मेरा सक्सेसफुल नहीं है। तो लीना से
Li से लिथियम, Na से सोडियम, K से पोटेशियम, Ca से कैल्शियम, H से सल्फर, Ba से बेरियम, ठीक है। Ba से मेरा क्या हो जाता है बताइए, बेरियम, और C से मेरा क्या हो जाएगा, कार्बन, B से मेरा क्या हो जाएगा बताइए, बोरोन, और N से I से मेरा क्या हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा। ये मेरा सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल, याद कर लीजिए, सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कौन है, लीना, और मेरा कस्बा क्या है, ये लीस्ट सक्सेसफुल है, और ये सब एकदम सक्सेसफुल नहीं है, ये क्या हो गया, फेल हो गया है। और भी है, एक है SST-INC, ये क्या ट्रिक है, SST और INC, ये भी मेरा क्या है, लीस्ट सक्सेसफुल है। तो चलिए, अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। देखिएगा, अब आपसे एक भी क्वेश्चन इससे आपका नहीं छूटेगा इस ट्रिक से। अब आप सारे क्वेश्चन को क्या हो जाएगा, एकदम उड़ा दीजिएगा, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें कौन सा डॉबनाइनर ट्रेड के अकॉर्डिंग नहीं है। तो देखिए क्या कह रहा है, इफ 3 एलिमेंट आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ एटॉमिक मासेस, 3 को अगर एटॉमिक मासेस के आधार पे हम सजा रहे हैं, तो देन एटॉमिक मासेस ऑफ द मिडिल एलिमेंट, मतलब सेकेंड एलिमेंट, इज अप्रॉक्सीमेटली द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ अदर 2। फर्स्ट और थर्ड का क्या बोल रहा है, एवरेज। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम कॉन्स्टिट्यूट डेफिनेटली, सही बात है। लीना का कस्बा में, लीना के कस्बा में CBI, ठीक है। तो देखिए CBI क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये भी होता है, ये भी होता है, तो गलत क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन जनरल द ऑक्साइड ऑफ मेटल आर, जो मेरा ऑक्साइड होता है वो किस टाइप का होता है। तो आप बोलेगा कि इन जनरल जो मेरे ऑक्साइड होते हैं वो किस टाइप के नेचर के होते हैं। तो जो मेरे ऑक्साइड होते हैं जनरली वो किस टाइप के नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। किस टाइप के नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। और बेसिक होने की वजह से क्या होता है, रेड लिटमस को किस में चेंज कर देते हैं, ब्लू में। और अगर एसिड होते हैं तो क्या करते हैं, ब्लू को किस में चेंज कर देते हैं, रेड में। देखिए एसिड ऐसे भी खतरनाक होता है, तो खतरनाक चीज़ किस में चेंज कर देगा, ब्लू को रेड में कर देगा। और जो बेस होता है वो थोड़ा कम खतरनाक होता है, तो ये किसको कर देगा, रेड को ब्लू में कर देगा। इतना बात आप समझ गए आप लोग। फिर देखिए क्या कह रहा है, हु डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ ऑक्टेव एंड कंपेयर दिस टू ऑक्टेव फाउंड इन म्यूजिक। वो कौन से साइंटिस्ट थे, तो आपको कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव को किससे कंपेयर किया था, हु डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स एंड कंपेयर दिस टू द ऑक्टेव फाउंड इन म्यूजिक, ठीक है। तो ये कौन दिए थे, तो आपको ये क्या पता है कि ये न्यूलैंड साहब दिए थे। ये कौन दिए थे, न्यूलैंड साहब दिए थे। तो यहाँ पे ऑप्शन ये जो सी है ये क्या है, गलत है। आप इसको क्या कर लीजिएगा, इसको इन्होंने कौन दिया था, सर जे.ए.आर. जॉन न्यूलैंड दिए थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए क्या कह रहा है, टूथपेस्ट इज जनरली इन नेचर। जो मेरा टूथपेस्ट होता है वो कैसा नेचर का होता है, जो मेरा टूथपेस्ट होता है जनरली वो बेसिक नेचर का होता है। और ये किस टाइप का होता है, तो ये वीक बेसिस होता है। क्यों, क्योंकि हमारे माउथ में बैक्टीरिया के द्वारा क्या रिलीज किया जाता है, एसिड को रिलीज किया जाता है, और वो इसको क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। कह रहे हैं द ट्राइड ऑफ ग्रुप 2 मेटल कंजिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, ठीक है। कह रहा है कि आपको इस ऐसा बताना है जिसमें 2 क्या हो, मेटल हो। देखिए पहला वाला जो ऑप्शन है तो बिल्कुल नहीं होगा। आपको एक छोटा सा, देखिए ये चीज़ हमेशा काम नहीं करता है। जो मेरा नॉन मेटल होता है ना वो जनरली 1 लेटर से स्टार्ट होता है, जैसे देखिए सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, लेकिन ये हमेशा ट्रिक नहीं काम करेगा। तो देखिए यहाँ पे 2 पूछ रहा है, ठीक है, 2 पूछ रहा है, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, कैल्शियम Ca, ठीक है। और मेरा Sr से क्या हो जाता है, तो आप बोलेगा कि सर जो मेरा Sr से क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्टियम। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए क्या कह रहा है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन मेक ए डोबनाइडर ट्रेड, द एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन एंड आयोडीन विल बी। तो देखिए जो मेरा एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन कितना होता है, 35.5, आयोडीन का एटॉमिक मास कितना होता है, 127। तो हम क्या किए हैं, इसको जोड़ दिए हैं और दूसरे डिवाइड कर दिए हैं, तो मेरा 79.9 आ गया है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अल्कली। इसमें आपको बताना है कि कौन सा है जो अल्कली नहीं है। तो देखिए जो मेरा अल्कली होता है, अल्कली क्या होता है, अल्कली आर केमिकल दैट कैन डिजॉल्व इन वाटर। जो मेरा अल्कली होता है वो क्या होता है, एक तरह का केमिकल होता है जो मेरा वाटर में क्या हो सकता है, डिजॉल्व हो सकता है, और ये कंबाइन कर सकता है एसिड के साथ ताकि क्या बनाए, सॉल्ट बनाए, ठीक है। और ये क्या करता है, जो एसिड होता है उसको लेस एसिडिक बनाता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, CO2। ये मेरा क्या है,
नहीं है, एसिडिक एल्कली नहीं है, ठीक है। फिर देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट ईच कॉन्स्टिट्यूट डॉबनाइनर ट्रेड। डॉबनाइनर ट्रेड इसमें क्या हो जाएगा, देखिए CBI, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, डायरेक्ट आपको दिख रहा है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, नेम द केमिस्ट हु अरेंज द एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टी इनटू ग्रुप इन द ईयर 1817। वो हमारा कौन से थे, तो वो हमारे साइंटिस्ट जो ऐसा किए थे वो कौन थे, सर डॉबनाइनर। ये एक तरह के क्या थे, केमिस्ट थे। कह रहा है डॉबनाइनर ट्रेड टू अरेंज द एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टी इनटू ग्रुप हैविंग हाउ मेनी एलिमेंट। तो उसमें कितने एलिमेंट थे, इन्होंने 3-3 का बनाया था, 3-3 का पेयर। कह रहा है व्हाट वाज द अचीवमेंट ऑफ डॉबनाइनर ट्रेड। डॉबनाइनर ट्रेड का अचीवमेंट क्या था, तो डॉबनाइनर ट्रेड का सबसे बड़ा अचीवमेंट ये था कि वो क्या थे, ये एक फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने क्या किया था कि जो हमारा एलिमेंट्स जो हमारे प्रेजेंट थे उसको कोशिश किए थे क्या, प्रॉपर्टी के आधार पर सजाने के लिए और एटॉमिक मासेस के आधार पर। तो फर्स्ट कौन थे, डॉबनाइनर। सेकंड कौन थे, न्यूलैंड। कह रहा है इन डॉबनाइनर्स ट्रेड एलिमेंट वेयर रिटन एज। जो मेरा डॉबनाइनर ट्रेड था उसमें एलिमेंट को आप कैसे लिखते थे, इसको आप लिखते थे डाउन टू द ग्रुप विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। इसमें हम लोग क्या करते थे, एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में इसको लिखते थे, ठीक है। फिर देखिए क्या कह रहा है, इन ईच ऑफ द ट्रेड हाउ मेनी एलिमेंट वेयर आइडेंटिफाइड बाय डॉबनाइनर। जो मेरे डॉबनाइनर थे उसके द्वारा कितने एलिमेंट के लिए ऐसा कर किया जा रहा था, 3-3 के लिए। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड इज नॉट ए डॉबनाइनर ट्रेड। इसमें आपको बताना है कौन सा मेरा डॉबनाइनर ट्रेड नहीं है। देखिए क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन CBI ये मेरा है। कह रहा है लीना के कस ये भी मेरा है। फिर देखिए मेरा क्या कह रहा है, CSSRBA और यहाँ पे क्या कह रहा है, NPSB। तो अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा मेरा नहीं होगा। तो देखिए कैल्शियम भी होता है, स्ट्रॉन्टियम भी होता है और BA से मेरा क्या, बेरियम भी होता है। तो ये मेरा सारा हो गया। तो राइट नाइट्रोजन और NP वाला क्या होगा, नाइट्रोजन फॉस्फोरस। और मेरा SB से क्या होता है बताइए, SB से क्या होता है दोस्तों, तो जो मेरा SB होता है, SB किसको रिप्रेजेंट करता है, देखिए मेरे को भी ध्यान नहीं आ रहा है, बताइए SB से हम लोग किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कोई बताइए। SB से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एंटोमनी को। किसको करते हैं, एंटोमनी को। देखिए ये बहुत ज़्यादा है, जो SB है हमारा ये कहाँ पे आता है बताइए, तो ये 51 एटॉमिक नंबर पे आता है, ठीक है। इतना ये क्वेश्चन आपसे बन गया। फिर देखिए क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू डॉबनाइनर। जो मेरे डॉबनाइनर साहब थे उसके अकॉर्डिंग हमने कैसे अरेंज उन्होंने किया था, आपको ये बताना है। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को आप आराम से कीजिए। क्या कह रहा है, द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड एलिमेंट ऑफ द ट्रेड इज इक्वल टू दैट ऑफ सेकंड एलिमेंट, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि जो मेरे डॉबनाइनर साहब बोल रहे थे कि सम ऑफ एटॉमिक मासेस नहीं, एवरेज। क्या कह रहा है, द अर्थमेटिक मीन ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। सही बात है, जो मेरा फर्स्ट और सेकंड का जो अर्थमेटिक मीन था वो क्या था, वो मेरा बराबर था। वो मेरा क्या था, फर्स्ट और थर्ड को जोड़ने के बाद जब हम इक्वल 2 से डिवाइड कर रहे थे तो वो सेकंड के बराबर आता है। देखिए फर्स्ट और थर्ड को जब हम जोड़ रहे थे और डिवाइड कर रहे 2 से, तो ये किसके बराबर आ रहा था, सेकंड के। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर देखिए क्या कह रहा है, द टर्म ट्राइड वाज गिवन बाय। जो मेरा टर्म ट्राइड था वो किसके द्वारा दिया गया था, तो वो हमारा दिया गया था डॉबनाइनर के द्वारा। और जो हमारे डॉबनाइनर थे ये क्या थे, एक तरह के जर्मन केमिस्ट थे। ये क्या थे, एक तरह के जर्मन केमिस्ट थे और इन्होंने सबसे पहले एलिमेंट्स को क्लासीफाई करना स्टार्ट किया था, ठीक है। फिर देखिए क्या कह रहा है, मेटल ऑक्साइड आर जनरली इन नेचर। जो मेरा मेटल ऑक्साइड होता है वो किस टाइप का जनरली नेचर का होता है, ठीक है। आपको ये बताना है जो मेरा मेटल ऑक्साइड होता है वो किस नेचर का होता है, बताइए दोस्तों। जो मेरा मेटल ऑक्साइड होता है, तो जो मेरा मेटल ऑक्साइड होता है वो जनरली किस टाइप के नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन फॉर डॉबनाइनर लॉ ऑफ ट्रेड। तो ये मेरा सीधा सीधी क्या आप जानते हैं, CBI, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ऑप्शन नंबर डी। देख रहे हैं आप ट्रिक कितना अच्छे से काम कर रहा है आपको। ट्रिक मेरा क्या था, ट्रिक को मत भूलिएगा, ट्रिक मेरा यही तो था, लीना के कस्बा में CBI, लीना के कस्बा में CBI, ठीक है। कह रहा है इन ए ट्रेड द मिडिल एलिमेंट हैज ए। जो मेरा ट्रेड होता है उसमें जो मेरा मिडिल एलिमेंट होता है उसके बारे में हमसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, आंसर पूछ रहा है। तो देखिए जो मेरा मिडिल एलिमेंट होता है वो क्या होता है, वो मेरा फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट का एवरेज का मीन होता है, ठीक है। तो क्या रहा है, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट, ऑप्शन नंबर डी।
सब मैंने आपको थ्योरी भी बता दिया था। कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट डोमिनेटर ट्रेड फ्रॉम द गिवन सेट। आपको क्या बताना है, सेलेक्ट मतलब करेक्ट ऑर्डर बताना है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, लीना के कस्बा, ये भी मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या कह रहा है, CASRI, ये भी मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए मेरा यहाँ पे कौन सा है अपना ऑप्शन, CASRBA, ठीक है। हम अपना लॉ लगाते हैं और उसके अकॉर्डिंग पता करते हैं कि ये मेरा सही है या गलत है। तो देखिए ये मेरा सही है। सही कैसे, देखिए क्या है, ली ना के कस बा, देखिए CA आ रहा है, BA आ रहा है और यहाँ पे SR जो होता है ये आता है। ये मैंने बनाने के लिए ट्रिक आपको ऐसे कर दिया। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। कह रहा है विच सेट ऑफ द 3 एलिमेंट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट ए डोमिनेटर ट्रेड। इसमें आपको बताना है कौन सा डोमिनेटर ट्रेड नहीं है। ये तो है भैया लीना के, ये क्या है मेरा CBI, ये भी है लीना के कस्बा ये भी है तो कौन सा नहीं हो जाएगा, FECONI। कह रहा है हाउ मेनी ट्रेड वेयर आइडेंटिफाइड डोमिनाइनर इन इज सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो उन्होंने कितने के साथ किया था, 3 के साथ किया था। 3 का पेयर उन्होंने क्या किया था बनाया था। उन्होंने कितना का पेयर बनाया था, 3 का बनाया था, ठीक है। फिर देखिए क्या कह रहा है, नेम द जर्मन साइंटिस्ट हु ग्रुप एलिमेंट इनटू ट्रेड्स। वो जर्मन साइंटिस्ट कौन थे, वो मेरे डॉबनाइनर साहब थे। और डॉबनाइनर साहब क्या थे, एक जर्मन केमिस्ट थे। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड रिप्रेजेंट द डॉबनाइनर ट्रेड। डॉबनाइनर ट्रेड इसमें से कौन सा रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो हमको पहला ही दिख गया लीना के, तो सही है, लीना के कस्बा में CBI पहला ही दिख गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है द लॉ ऑफ ट्रेड वाज गिवन बाय, जो मेरा लॉ ऑफ ट्रेड था वो किसके द्वारा दिया गया था। तो आप बोलिएगा कि सर जो मेरा लॉ ऑफ ट्रेड था वो किसके द्वारा गया था, डॉबनाइनर साहब के द्वारा दिया गया हुआ था, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, द फर्स्ट एंड थर्ड मेंबर ऑफ द डॉबनाइनर ट्रेड आर फॉस्फोरस एंड एंटोमनी। द सेकंड मेंबर ऑफ द ट्रेड वाज, जो मेरा फर्स्ट मेंबर था, ठीक है, फर्स्ट मेंबर क्या था, फॉस्फोरस, ठीक है। तो फॉस्फोरस का सिंबल क्या होता है, आप लिख दीजिए K होता है। और जो मेरा एंटोमनी होता है, उसका सिंगल क्या होता है, SB होता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो मेरा बीच वाला है वो कौन सा होगा, जो मेरा बीच वाला है वो कौन सा होगा। तो देखिए, और ये किसके अकॉर्डिंग बताना है, द फर्स्ट एंड थर्ड मेंबर ऑफ द डॉबनाइनर ट्रेड आर फॉस्फोरस एंड एंटोमनी, द सेकंड मेंबर ऑफ दिस ट्रेड वाज, ठीक है। तो जो मेरा सेकंड मेंबर होता है इसका कौन सा होगा, आपको ये बताना है। तो जो मेरा सेकंड मेंबर होता है वो मेरा होता है आर्सेनिक। कौन सा होता है, आर्सेनिक। और आर्सेनिक को हम लोग किस चीज़ से लिखते हैं, AS से। आप इसका एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक मास निकाल के और क्या कर दीजिएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो मेरा आ जाएगा। देखिए वही क्या है, 31 किसका होता है, तो 31 मेरा हो जाता है किसका, फॉस्फोरस का। और एंटीमनी का कितना हो जाता है, 121। और इसको डिवाइड करके 76 कर दिया गया था। और 76 किसका होता है, आर्सेनिक का होता है, ठीक है। तो इस टाइप से, ठीक है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड मेंबर ऑफ द डॉबनाइनर ट्रेड विच ऑल्सो इंक्लूड लिथियम एंड सोडियम। लिथियम और सोडियम, तो कौन सा हो जाएगा, लीना के का, तो मेरा हो जाएगा पोटेशियम, ठीक है। What did डॉबनाइनर आइडेंटिफाई एंड नेम ए ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट। उन्होंने इसको क्या नाम दिया था, तो उन्होंने इसको नाम दिया था ट्रायड। और ट्रायड का क्या मतलब होता है, तीरक। इसका नाम क्या होता है, ट्रायड। और ट्रायड का क्या मतलब होता है, तीरक, ठीक है। फिर देखिए क्या कह रहा है, when the element are arranged in increasing order of atomic weight, the atomic weight of the middle element is approximately the average of the atomic weight of the other 2 element. This rule is known as, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डॉबनाइनर लॉ ऑफ ट्रेड, जिसमें सेकंड एलिमेंट का जो मान होता है वो फर्स्ट प्लस थर्ड डिवाइडेड बाई 2 करके निकालते हैं, ठीक है। फिर देखिए क्या कह रहा है, डैश मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी लो। किसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, वेरी लो होता है। तो जो मेरा गैलियम होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वेरी लो होता है। इसको आप हाथ में ले लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, पिघलना स्टार्ट कर देगा। जो मेरा गैलियम होता है ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है कि इसको आप हाथ में ले लीजिएगा तो ये अपना, ये क्या करेगा, ये अपना पिघलना स्टार्ट कर देगा। और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो इसका एटॉमिक नंबर 31 होता है, ठीक है। कह रहा है डॉबनाइनर मेड द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एज ए कैटलिस्ट। इन्होंने कैटलिस्ट के आधार पर किसका वो किया था, PT का किया था। और PT को हम लोग फुल फॉर्म क्या बोलते हैं, प्लैटिनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लैटिनियम बोलते हैं, प्लैटिनियम।
अब हम लोग मैनलीव पीरियोडिक टेबल करने जा रहे हैं, ठीक है। मैनलीव पीरियोडिक टेबल जो थे, मैनलीव जो थे वो न्यूलैंड के बाद आए थे। सबसे पहले डॉवनियर, दूसरा न्यूलैंड और तीसरे हमारे मैनलीव। अब मैनलीव का पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। मैनलीव पीरियोडिक टेबल एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट एंड देयर, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला था कि एटॉमिक मास और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी से इन्होंने लिंक किया था। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोड्यूस्ड इन ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या मिलता है, ठीक है। तो आप एक बात देखिए यहाँ पे क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमको क्या क्या मिलता है। तो आप एक बात याद रखिए, जब भी आप किसी एसिड को आप बेस से रिएक्ट करवाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलता है सॉल्ट प्लस वाटर। क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है अकॉर्डिंग टू मैनलिक पीरियोडिक टेबल जस्ट लाइक हैलोजन हाइड्रोजन ऑल्सो एग्जिस्ट ऐसे। तो इसको कैसे एग्जिस्ट कर सकता है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। आप लोग क्या जानते हो कि जो मेरा हाइड्रोजन और हाइलोजन और हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन होता है उसके पास क्या होता है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। फिर देखिए क्या कह रहा है, 2NaOH H2SO4 N2SO4 2H2, ये किस टाइप का रिएक्शन दे रहा है। ये जो होता है ये मेरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, ठीक है। कह रहा है वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा किस टाइप का है। तो वॉशिंग सोडा जो है एक तरह का मेरा बेसिक सॉल्ट है। क्या है, एक तरह का बेसिक सॉल्ट है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 × 10H2O, ठीक है। तो वॉशिंग सोडा क्या है मेरा, वॉशिंग सोडा एक तरह का बेसिक सॉल्ट है। कह रहा है व्हाट इज द मेन लिमिटेशन ऑफ मैनलिक पीरियोडिक टेबल। जो मेरा मैनलिक पीरियोडिक टेबल था उसका मेन लिमिटेशन क्या था, ठीक है। कह रहा है मैनलिक पीरियोडिक टेबल कंटेन वर्टिकल कॉलम कॉल्ड ग्रुप एंड हॉरिजॉन्टल रो कॉल्ड पीरियड। ये तो बिल्कुल सही बात है और ये तो अच्छा चीज़ था। जो हम लोग जो हमारा वर्टिकल कॉलम था जो खड़ा करा था उसको हम लोग क्या बोलते थे, ग्रुप बोलते थे। और ग्रुप कितना था, तो आप सारे लोग जानते हो कि जो मेरा ग्रुप कितना था, 1 से 18 था। और पीरियड मेरा कितना था, तो बताइए, पीरियड मेरा 7 था। पीरियड मेरा कितना था, 7 था, ठीक है। नोवल गैस कुड बी प्लेस्ड इन द न्यू ग्रुप विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग अदर। सही बात है। और अभी के टाइम में नोवल ग्रुप को कौन सी ग्रुप में रखा गया है, तो 18वें ग्रुप में रखा गया है। मैनली सेलेक्टेड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एज दे आर वेरी रिएक्टिव एंड फॉर्म कंपाउंड विथ मोस्ट एलिमेंट। जो मेरा मैनली है इन्होंने किसको सेलेक्ट किया था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। क्यों, क्योंकि ये लोग बहुत रिएक्टिव होते हैं और क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा कंपाउंड एलिमेंट को वो करता है। तो ये भी सही बात है। फिर क्या कह रहा है, नो फिक्स पोजीशन कैन बी गिवन टू हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। जो हाइड्रोजन था उसको कोई फिक्स पीरियोडिक टेबल में जगह नहीं दिया गया था और यही इसका क्या था, सबसे ज़्यादा गलत था, ठीक है। हाइड्रोजन को जगह नहीं देना, हाइड्रोजन के जो होता है ना जैसे ड्यूटेरियम वगैरह जो होता है उसका। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। फिर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब मेरा SO3 H2O से रिएक्ट करता है क्या बनाता है, तो ये मेरा बना देता है H2SO4 और H2SO4 क्या होता है मेरा, सल्फ्यूरिक एसिड। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, AgBr बोलते हैं, AgBr बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड। क्या बोलते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड। और सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है इसका यूज हम लोग किस चीज़ के लिए करते हैं, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के लिए। कह रहा है व्हाट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी यूज बाय मैनलिव टू अरेंज एलिमेंट इन हिज पीरियोडिक टेबल। इन्होंने भी किस आधार पे किया था, एटॉमिक मासेस पे। और इसी वजह से ये सारे लोग क्या हो जा रहे थे, फेल हो जा रहे थे। कह रहा है यूज मैनलिक पीरियोडिक टेबल टू सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्मूला फॉर द ऑक्साइड ऑफ Ba एंड K। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, BaO एंड K2O। फिर ठीक है, फिर आपको यहाँ पे क्या करा है, करेक्ट आंसर ढूंढना है। क्या कह रहा है, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सही बात है। बेसिक जो क्या कह रहा है, एसिड और बेस को जब आप रिएक्ट करवाएंगे तो आपका क्या निकलता है, सॉल्ट और वाटर निकलता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। और एसिड और बेस आपको क्या देता है, सॉल्ट और वाटर देता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। फिर देखिए क्या कह रहा है, विच एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन 8th ग्रुप। 8th ग्रुप में कौन सा एलिमेंट जो है वो नहीं है प्रेजेंट। एंड क्या कह रहा है, विच एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द 8th ग्रुप एंड फर्स्ट सीरीज ऑफ द 4th पीरियड इन द मैनलिक पीरियोडिक टेबल। और पीरियड के अकॉर्डिंग ये कौन से स्थान पे होना चाहिए, 4th पे होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए जो मेरा 8th ग्रुप है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो मेरा 8th ग्रुप है वो कौन सा ग्रुप है, ठीक है। 8th ग्रुप जो है वो हमारा
कौन सा ग्रुप है, ठीक है। तो देखिए जो मेरा 8th ग्रुप होता है वो कौन सा ग्रुप होता है, मेरा 8th ग्रुप जो होता है ये मेरा ये वाला हो जाता है, Fe वगैरह वाला होता है। तो Fe भी मेरा उसमें आता है, ठीक है, Fe मेरा उसमें आता है, ठीक है। उसमें मेरा निकल आता है क्या बताइए, तो आप बोलेगा कि हाँ सर Fe के बाद उसमें 8th ग्रुप में मेरा निकल भी आता है, Fe के बाद मेरा निकल भी उसमें आता है, ठीक है। कॉपर आता है क्या उसमें, तो आप बोलेगा कि हाँ मेरा कॉपर भी आता है, कॉपर भी, सॉरी कॉपर नहीं, कोबाल्ट भी आता है, लेकिन जो मेरा Cu है वो नहीं आता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, Cu। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रॉ मटेरियल इज यूज टू मेक वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा बनाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो वॉशिंग सोडा बनाने के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं वो हम लोग किस चीज़ का करते हैं, NaCl का यूज़ करते हैं। और NaCl से हम लोग का क्या बन जाता है, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3। और बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3। और इसके लिए हम लोग का क्या है, किस चीज़ का ज़रूरत होता है, NaCl का ज़रूरत होता है, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया। कह रहा है इन विच ईयर वॉज मैनली पीरियोडिक टेबल पब्लिश इन जर्मन जनरल। ये कब पब्लिश किया गया था, 1872 में। अगर आपसे पूछे बेकिंग सोडा का फॉर्मूला तो NaHCO3, पूछा जाए वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला तो Na2CO3। बस सब कुछ सेम है, बस बेकिंग सोडा में H आ रहा है और वॉशिंग सोडा में H नहीं आ रहा है, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया। कह रहा है टू स्टडी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट मेंडलीव कंसंट्रेटेड ऑन देयर कंपाउंड फॉर्म्ड बाई विथ 2 एलिमेंट्स। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्यों, क्योंकि ये क्या थे, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव थे। ये क्या थे, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव थे। इतना बात आपको समझ में आ गया। फिर देखिए क्या कह रहा है, एट प्रेजेंट एलिमेंट आर नोन ऑफ विच आर नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट। इसको अभी के टाइम में कितने एलिमेंट हैं और कितने एलिमेंट जो हैं, तो देखिए अभी के टाइम में 118 एलिमेंट है। तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। और आपसे पूछेगा कि नेचुरली, तो नेचुरली कितने, 94 है और 118 टोटल में। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और ये कौन बनाया था, 1869 में मेंडलीव बनाए थे। कह रहा है विच ग्रुप ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज नॉट मेंशन इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। वो कौन सा था, तो नोबल गैस ग्रुप का इन्होंने जगह नहीं दिया था, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया। फिर क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज एन एक्टिव इंग्रेडिएंट इन एंटा एसिड। एंटा एसिड में एक्टिव सॉल्ट क्या होता है, एक्टिव सॉल्ट क्या होता है, तो ये मेरा होता है NaHCO3। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो आपसे पूछेगा कि एंटा एसिड में एक्टिव इंग्रेडिएंट्स क्या होता है, तो आप क्या बोलिएगा, सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, ए सॉल्ट इज डिजॉल्व इन वाटर एंड द pH ऑफ दिस सॉल्ट सोल्यूशन इज मेजर विथ ए यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर। इफ द pH ऑफ सोल्यूशन इज मोर देन 7 देन सॉल्ट इज मोस्ट लाइकली टू बी। तो ये जो सॉल्ट मोस्ट लाइकली होगा ये क्या हो जाएगा, मेरा K2CO3 होगा, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया। फिर क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू मेंडलीव द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, ठीक है। कंसीडर द स्टेटमेंट, और आपको करेंट ढूंढना है। क्या भूल रहा है, आइसोटॉप ऑफ ऑल एलिमेंट, आइसोटॉप्स ऑफ ऑल एलिमेंट, ठीक है। क्या कह रहा है, आइसोटॉप्स ऑफ ऑल एलिमेंट पोजेज ए चैलेंजेस टू मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। क्या कह रहा है कि जो मेरा आइसोटॉप होता है वो क्या कर रहा है, आपको बोल रहा है आइसोटॉप्स जो होता है ऑफ ऑल एलिमेंट पोज ए चैलेंज टू मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, नो फिक्स स्टेट पोजीशन कैन बी गिवन टू हाइड्रोजन द पीरियोडिक टेबल। देखिए क्या कह रहा है, आइसोटॉप ऑफ ऑल एलिमेंट पोज ए चैलेंज टू मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो सही बात, इन्होंने आइसोटॉप्स और आइसोबार को जगह नहीं दिया था, पहला बात। दूसरा, इन्होंने हाइड्रोजन को कोई फिक्स जगह नहीं दिया था। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, बोथ स्टेटमेंट करेक्ट। जो मेंडलीव थे इनका एक ड्रॉबैक क्या था कि ना इन्होंने आइसोटॉप को दिया था जगह, ना इन्होंने आइसोबार को जगह दिया था, और ना इन्होंने हाइड्रोजन को जगह दिया था, ठीक है। कह रहा है व्हाट आर द मेन प्रोडक्ट इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में सबसे ज़्यादा अगर एसिड और बेस को आप रिएक्ट करते हैं तो आपका क्या मिलता है, सॉल्ट और वाटर, सॉल्ट और वाटर। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, H2O और सॉल्ट। कह रहा है मेंडलीव पीरियोडिक लॉ स्टेट है। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या स्टेट करता है, ये करता है द पीरियोडिक एलिमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। जैसे जैसे आप मेंडलीव में आगे बढ़ोगे तो उसका एटॉमिक मास क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। कह रहा है हु इन्वेंटेड द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल कौन इन्वेंट किए थे, तो सर मेंडलीव किए थे, ठीक है। और अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे, मॉडर्न किए थे मॉजले,
थे और हमारा ये कौन से किए थे नॉर्मल, तो आप क्या बोलोगे मैंडलीव। कह रहा है व्हाट इज मैंडलीव रिक्रेंट लॉ बेस्ड ऑन, जो मैंडलीव का मेरा लॉ था वो किस चीज़ के आधार पे था, तो वो मेरा एटॉमिक मासेस के आधार पे था। कह रहा है अकॉर्डिंग टू मैंडलीव पीरियोडिक लॉ एलिमेंट वेयर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ डैश इन द पीरियोडिक टेबल, तो जो मेरा मैंडलीव थे वो किस चीज़ के आधार पे सेट किए थे, एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम के आधार पे किए थे। कह रहा है हाउ मेनी एलिमेंट वेयर नोन व्हेन मैंडलीव बिगेन हिज वर्क, जब मैंडलीव अपना काम स्टार्ट किए थे तो उस वक्त टोटल 64 एलिमेंट का खोज हो चुका था। तो टोटल 63 कितना 63 एलिमेंट का वो जानते थे और उनको ये अरेंज करना था। कह रहा है इन द मैंडलिक पीरियोडिक टेबल गैप वेयर लेफ्ट फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, सही बात है। उन्होंने क्या किया था, गैप को खोज का खाली करके रखा था कि अगर कोई भी एलिमेंट आएगा तो इसमें आप इसको डाल सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट लेटर फाउंड ए प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल, तो देखिए इसमें सिलिकॉन ऐड हुआ था, जर्मीनियम हुआ था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा जर्मीनियम हो जाएगा। कह रहा है इन मैंडली पीरियोडिक टेबल द वर्टिकल कॉलम आर कॉल्ड, जो मेरा वर्टिकल कॉलम होता है, वर्टिकल कॉलम ये और ये होता है मेरा क्या हॉरिजेंटल कॉलम, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं ग्रुप और इसको क्या बोलते हैं पीरियड। तो यहाँ पे क्या कह रहा है वर्टिकल कॉलम, वर्टिकल कॉलम को हम लोग क्या बोलते हैं ग्रुप बोलते हैं, वर्टिकल कॉलम को हम लोग क्या बोलते हैं ग्रुप बोलते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है इन मैंडलिक पीरियोडिक टेबल द हॉरिजेंटल रो इज कॉल्ड, मैंडलिक पीरियोडिक टेबल में जो मेरा हॉरिजेंटल रो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं पीरियड बोलते हैं। कह रहा है बिटवीन द केमिकल प्रॉपर्टी मैंडली फोकस्ड ऑन कंपाउंड मेड विथ दीज, ठीक है। क्या कह रहा है कि जो मेरा मैंडलिक पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, उसमें उन्होंने किस चीज़ पे फोकस किया था, तो उन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आधार पे ये बनाया था, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होते हैं बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। कह रहा है इन मैंडलिक पीरियोडिक टेबल द पीरियोडिक नेचर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट कंसीडर ऑन द बेसिस ऑफ, किस चीज़ के आधार पर कंसीडर करते हैं एटॉमिक मास के आधार पर। कह रहा है हु इज क्रेडिटेड विथ क्लासीफाइंग एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, तो वो कौन थे मैंडलीव थे, ठीक है। कह रहा है व्हाट डिड डिमिट्री मैंडलीव प्रिपेयर, डिमिट्री मैंडलीव क्या प्रिपेयर किए थे, तो इन्होंने क्या प्रिपेयर किया था, तो इन्होंने एक टेबल बनाया था, किस चीज़ का पीरियोडिक टेबल केमिकल एलिमेंट्स का। कह रहा है हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू मेक ए पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट, फर्स्ट साइंटिस्ट कौन थे मैंडलीव थे, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का पूछे तो हेनरी मोजले हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ, ये स्टेटमेंट किसका था, तो ये स्टेटमेंट था हमारे महान साइंटिस्ट मैंडलीव का, किसका था मैंडलीव का, ठीक है, उन्होंने ही ऐसा बोला था, ठीक है, मैंडलीव साहब ने ऐसा बोला था, ठीक है। और देखिए ये किस में क्वेश्चन है, ग्रुप डी में है, एएलपी में है, एनटीपीसी में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, नेम द रशियन केमिस्ट हु प्रपोज्ड दैट द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, ये कौन थे मैंडलीव थे, और ये कहाँ से थे रसिया से थे। कह रहा है मैंडलिक पीरियोडिक लॉ स्टेट दैट द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। कह रहा है देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट could not find a definite position in मैंडलिक पीरियोडिक टेबल, क्या डिफिनिट वहाँ पे नहीं कर पाया था मैंडलिक पीरियोडिक टेबल में, कौन अपना जगह नहीं बना पाया था, तो हाइड्रोजन। इन मैंडलिक पीरियोडिक टेबल बिफोर द निकल इज, मैंडलिक पीरियोडिक टेबल में निकल के पहले कौन है, तो निकल के पहले जो है वो मेरा क्या है कोबाल्ट है, क्या है मेरा कोबाल्ट है। कह रहा है द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग लीड टू डिस्कवरी ऑफ ए न्यू एलिमेंट, ये कौन दिए थे मैंडलीव दिए थे, इन्होंने क्या किया था अपने में खाली स्पेस छोड़ दिया था न्यू एलिमेंट के लिए। कह रहा है इन मैंडलिक पीरियोडिक टेबल इन व्हाट ऑर्डर वेयर द एलिमेंट अरेंज, इसमें कैसे किया गया था इंक्रीजिंग ऑर्डर एटॉमिक मासेस के आधार पर। कह रहा है इन मैंडलिक पीरियोडिक टेबल विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एलिमेंट लेटर फाउंड ए प्लेस इन द टेबल, तो देखिए मेरा जर्मीनियम तो होगा ही, मेरा क्या हो जाएगा जर्मीनियम तो होगा ही, जर्मीनियम है जर्मीनियम है जर्मीनियम है नहीं है, मेरे को एक पता था मैंने लिख दिया, तो अब हमको पता चल गया कौन कौन सा हो गया स्कैंडियम गैलियम और जर्मीनियम क्या हो गया था मैंडलिक पीरियोडिक टेबल में खोज होने के बाद एक अपना जगह पा गया था, कौन कौन सा स्कैंडियम जर्मीनियम और मेरा क्या हो जाएगा गैलियम, और गैलियम क्या होता है हाथ पे रखते ही पिघल जाता है। कह रहा है मैंडलिक पीरियोडिक टेबल इज वाज पब्लिश इन जर्मन मैगजीन, मैंडलिक टेबल कब पब्लिश हुआ था, तो आप बोलोगे मैंडलिक पीरियोडिक टेबल जो था वो 1872 में जर्मन मैगजीन में पहली बार पब्लिश हुआ था। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट रिप्लेस इक्का एल्यूमिनियम इन मैंडलिक पीरियोडिक टेबल, मैग्नीट जो हमारा मैंडलिक पीरियोडिक टेबल में है उसमें जो मेरा इक्का एल्यूमिनियम है उसके जगह पे कौन आया था, तो इक्का एल्यूमिनियम के जगह पे कौन सा आया था मेरा गैलियम, कौन आया था मेरा गैलियम। तो इसी के साथ मेरा
मैनली पीरियोडिक टेबल भी खत्म होता है। अब इस वीडियो में देखिए, ये जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर है, इसमें टोटल 400 प्लस क्वेश्चन है। तो अब इसको मैं क्या करूँगा, दो पार्ट में बना देता हूँ। ये मेरा पहला पार्ट है। पहला पार्ट में हमने 800 क्वेश्चन तक कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट में हम 800 से 1060 तक करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को फॉलो कर लीजिए और नीचे कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा है। धन्यवाद।